बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 15 का लास्ट टॉपिक स्टडी करेंगे जिसका टाइटल है ट्रांसफार्मर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ट्रांसफार्मर की बेसिक कंस्ट्रक्शन और वर्किंग क्या है। डियर स्टूडेंट, आपने अपने सराउंडिंग में जिस भी एरिया में आप रहते हैं वहाँ यकीनन आपने ट्रांसफार्मर को देखा ही होगा। आज हम ये जानेंगे कि इस ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन में कौन कौन सी चीजें यूज होती हैं और इस ट्रांसफार्मर का बेसिक प्रिंसिपल क्या है। डियर स्टूडेंट, अगर आपसे मैं ये कहूं कि ट्रांसफार्मर का बिहेवियर बिजनेस में इन्वेस्ट की हुई अमाउंट की तरह होता है तो इससे मेरा क्या मतलब होगा। डियर स्टूडेंट, जब भी किसी बिजनेस में आप कोई अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं तो वो अमाउंट उस बिजनेस में एक्ट करती है एज इनपुट, और जो उसके आपको आउटपुट पर प्रॉफिट या लॉस के साथ चीजें मिलती हैं वो प्रॉफिट या वो लॉस आपके पास उस बिजनेस का आउटपुट होता है। फॉर एग्जाम्पल, इस बिजनेस में आपने एक सर्टेन अमाउंट एज एन इनपुट इन्वेस्ट की और इस बिजनेस में प्रॉफिट के साथ ये अमाउंट इंक्रीज होकर आपको आउटपुट पर मिली। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अमाउंट इंक्रीज हुई है एट आउटपुट, लेकिन अगर यही बिजनेस इस सर्टेन अमाउंट को यूज करता है एज इनपुट बट ये बिजनेस लॉस में जाता है तो आपके पास आउटपुट इनपुट से भी कम हो जाती है। इन दोनों सिचुएशंस में आपने ऑब्जर्व किया कि आउटपुट एक पर्टिकुलर सिचुएशन में इंक्रीज हुई है और दूसरी सिचुएशन में डिक्रीज हुई है। कुछ ट्रांसफार्मर का बिहेवियर भी इसी तरह का होता है। अगर आप बिजनेस को रिप्लेस कर दें विद ट्रांसफार्मर और इनपुट पर ट्रांसफार्मर को आप एक पर्टिकुलर वोल्टेज दें तो ट्रांसफार्मर इस इनपुट वोल्टेज को आउटपुट पर इंक्रीज भी कर सकता है जस्ट लाइक दिस, और इसी इनपुट को वो आउटपुट पर डिक्रीज भी करके दे सकता है। ये दोनों बिहेवियर ट्रांसफार्मर के क्या कहलाते हैं और ट्रांसफार्मर कब इनपुट वोल्टेज को इंक्रीज करता है कब डिक्रीज करता है, इसके लिए ये जानना जरूरी है कि ट्रांसफार्मर का बेसिक प्रिंसिपल क्या है और इसकी कंस्ट्रक्शन में कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज होते हैं। डियर स्टूडेंट, इसके बेसिक प्रिंसिपल में वही कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं जो आपने प्रीवियस लेक्चर्स में बड़ी डिटेल में स्टडी किए थे। इसमें सेल्फ इंडक्शन भी आप ऑब्जर्व करेंगे और म्यूचुअल इंडक्शन का फिनोमेना भी ऑब्जर्व करेंगे, और यही म्यूचुअल इंडक्शन इस ट्रांसफार्मर का बेसिक प्रिंसिपल कहलाता है। अगर आप प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर की बात करें तो उसमें आप लिखेंगे म्यूचुअल इंडक्शन इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर। अब ये म्यूचुअल इंडक्शन ट्रांसफार्मर में आप किस तरह जनरेट करते हैं, इसके लिए ये जानना जरूरी है कि इसकी कंस्ट्रक्शन में कौन कौन से कंपोनेंट्स आप यूज करते हैं। इसके कंस्ट्रक्शन में आप तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स यूज करते हैं। एक कहलाता है प्राइमरी कॉइल, दूसरा कहलाता है सेकेंडरी कॉइल, और इन दोनों कॉइल्स की वाइंडिंग्स आप बनाते हैं ऑन अ सॉफ्ट आयरन कोर कुछ इस तरह से। ये तीन कंपोनेंट्स हैं जो आपने इसकी कंस्ट्रक्शन में यूज करने हैं। जब आप इसकी कंस्ट्रक्शन को लिखेंगे तो कंस्ट्रक्शन में आएगा प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल एंड सॉफ्ट आयरन कोर। अब ये तीनों कंपोनेंट्स किस तरह एक कंबाइंड इफेक्ट देते हैं उसको समझने से पहले हम सिर्फ एक प्राइमरी कॉइल को कंसिडर करते हैं। अगर आप इस प्राइमरी कॉइल को इनपुट पर वोल्टेज दें तो पहला तो क्वेश्चन ये है कि अगर आपने इस प्राइमरी कॉइल के अक्रॉस वेरिएबल फ्लक्स जनरेट करना है तो मैं आपसे पूछूंगी कि आप अल्टरनेटिंग करंट प्रेफर करेंगे या डायरेक्ट करंट को प्रेफर करेंगे। आपने पढ़ा था कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज या करंट की वेरिएशन कुछ इस तरह से होती है और डायरेक्ट करंट में कोई वेरिएशन नहीं होती, इसकी एक कांस्टेंट पर्टिकुलर वैल्यू होती है। अगर आपने प्राइमरी कॉइल को देना है वेरिएबल वोल्टेज या करंट तो उसके लिए आप प्रेफर करेंगे अल्टरनेटिंग वोल्टेज को। आपने एक बात याद रखनी है कि ट्रांसफार्मर की इनपुट पर हमेशा अल्टरनेटिंग वोल्टेज को प्रेफर किया जाता है। डियर स्टूडेंट, आपने इस प्राइमरी कॉइल को जब अल्टरनेटिंग ईएमएफ प्रोवाइड की तो हर हाफ साइकिल के बाद आपने ऑब्जर्व किया कि पोलैरिटी करंट की रिवर्स हो रही है, जिसकी वजह से
प्राइमरी कॉइल के नॉर्थ और साउथ पोल भी ऑल्टर हो रहे हैं। अगर हम एक पर्टिकुलर हाफ साइकिल के लिए करंट के डायरेक्शन को इस कॉइल में रोकें तो करंट कुछ इस तरफ जा रहा है। अब अगर आप अपने राइट हैंड की फिंगर्स को करंट के डायरेक्शन में अलाइन करते हैं तो थंब विल गिव यू द नॉर्थ पोल ऑफ द प्राइमरी कॉइल। ऑब्वियसली दूसरी साइड बन जाएगी साउथ पोल। अब नेक्स्ट हाफ ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा और जैसे ही आप अपने राइट हैंड की फिंगर्स को अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट प्लेस करेंगे तो आपका थंब पॉइंट करेगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल। जो दूसरी वाली साइड है कॉइल की वो ऑब्वियसली साउथ पोल बन जाएगी। सो आपने ऑब्जर्व किया कि हाफ ऑल्टरनेटिंग साइकिल का जो हाफ पोर्शन है उसमें नॉर्थ और साउथ पोल क्या थे और नेक्स्ट हाफ साइकिल में पोलैरिटी किस तरह रिवर्स हो गई। सो अगर आप इसको कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ करंट के साथ ऑब्जर्व करें तो ये कुछ इस तरह नॉर्थ और साउथ पोल को ऑल्टर करेगी। आपने ये भी चीज ऑब्जर्व की कि इस प्राइमरी कॉइल के सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स है एक वेरिएबल फ्लक्स। अगर मैं आपसे कहूं कि इस प्राइमरी कॉइल के फ्लक्स को आप ट्रांसमिट करें टुवर्ड्स द सेकेंडरी कॉइल तो आप कैसे इस फ्लक्स को लिंक करेंगे सेकेंडरी कॉइल के साथ। इसके लिए डियर स्टूडेंट हम हेल्प लेते हैं सॉफ्ट आयरन कोर की और वो सॉफ्ट आयरन कोर कुछ इस तरह से प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल के साथ अटैच किया जाता है। क्योंकि सॉफ्ट आयरन एक ऐसा मटेरियल है जिसे आप फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं और आप जानते हैं कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स वो होते हैं जो बहुत आसानी से मैग्नेटाइज भी होते हैं और बड़ी ही आसानी के साथ वो डीमैग्नेटाइज भी हो जाते हैं। सो जैसे ही सॉफ्ट आयरन कोर अटैच हुआ और प्राइमरी कॉइल को मिला एक वेरिएबल वोल्टेज और वेरिएबल फ्लक्स तो ये फ्लक्स सॉफ्ट आयरन कोर की मैग्नेटाइजेशन की वजह से लिंक हुआ सेकेंडरी कॉइल के साथ और सेकेंडरी कॉइल इस चेंज ऑफ फ्लक्स को जैसे ही रिसीव करेगी तो ऑब्वियसली सेकेंडरी कॉइल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स जनरेट करेंगे एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जिसकी वजह से जनरेट होगी एक इंड्यूस्ड करंट। और आपने प्रीवियस लेक्चर्स में बड़ी डिटेल के साथ ये पढ़ा था कि किस तरह इंड्यूस्ड करंट आने वाले चेंज ऑफ फ्लक्स को अपोज करती है। आप जानते हैं कि अगर फ्लक्स इंक्रीजिंग हो तो इंड्यूस्ड करंट उसे डिक्रीज करने की कोशिश करेगी और अगर फ्लक्स डिक्रीजिंग हो तो इंड्यूस्ड करंट उसे इंक्रीज करने की कोशिश करेगी। बिल्कुल इन्हीं पैरामीटर्स को दिमाग में रखते हुए आप प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल के बीच में जो फ्लक्स लिंकेज की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट जनरेट होगी उसको ऑब्जर्व करेंगे। डियर स्टूडेंट, प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल में जो फ्लक्स लिंकेज इस वक्त हो रही है इसे नाम दिया जाता है म्यूचुअल इंडक्शन, क्योंकि प्राइमरी कॉइल का फ्लक्स लिंक हो रहा है नियर बाय सेकेंडरी कॉइल के साथ और ये दोनों कॉइल म्यूचुअली एक्सचेंज कर रही हैं, फ्लक्स लिंकेज की वजह से जनरेट कर रही हैं इंड्यूस्ड करंट। सो ये प्रोसेस कहलाया म्यूचुअल इंडक्शन, जिसको आपने बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर कहा था। आपने ऑब्जर्व किया कि किस तरह प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल और सॉफ्ट आयरन कोर की हेल्प लेकर आपने म्यूचुअल इंडक्शन का प्रोसेस जनरेट किया। अब अगर मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछूं कि अभी आपने जो कंस्ट्रक्शन ऑब्जर्व की इसमें प्राइमरी कॉइल को जब मिला एक वेरिएबल या एक वेरिंग ईएमएफ तो प्राइमरी कॉइल के अंदर क्या सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ का प्रोसेस जनरेट नहीं होगा? जी बिल्कुल। जिस तरह आपने सेल्फ इंडक्शन के प्रोसेस में ऑब्जर्व किया था कि जब एक सिंगल कॉइल को मिलता है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग करंट तो इस करंट की वेरिएशन की वजह से जब फ्लक्स की वेरिएशन जनरेट हुई तो इस कॉइल ने अपने ही अंदर एक इंड्यूस्ड करंट जनरेट किया था। बिल्कुल इसी तरह जब प्राइमरी कॉइल को भी मिलेगा एक वेरिंग ईएमएफ तो वो प्राइमरी कॉइल अपने अंदर भी जनरेट करेगी एक इंड्यूस्ड करंट को, जिसे कहा जाएगा सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ या सेल्फ इंड्यूस्ड करंट। सो यहां तक तो आपने अभी ये ऑब्जर्व किया कि ट्रांसफार्मर का बेसिक प्रिंसिपल है म्यूचुअल इंडक्शन और इसकी कंस्ट्रक्शन में 3 चीजें आपने यूज की, प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल एंड सॉफ्ट आयरन कोर। और आपने एक और चीज भी ऑब्जर्व की कि म्यूचुअल इंडक्शन के साथ साथ प्राइमरी कॉइल के अंदर
सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ भी जनरेट हो रही है। अब हम सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन प्राइमरी और म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी की इक्वेशन को लिखेंगे और फर्दर इसकी डेरिवेशन को स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम लिखते हैं सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन प्राइमरी कॉइल, और इसके लिए हम फैराडे लॉ को ही यूज करेंगे। और क्योंकि ये प्राइमरी कॉइल में सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ है, तो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन प्राइमरी कॉइल इज इक्वल टू माइनस एन पी डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। इसमें ये है इंड्यूस्ड ईएमएफ इन प्राइमरी, और ये है नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, और ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। अगर आप म्यूचुअल इंडक्शन इन सेकेंडरी कॉइल की इक्वेशन लिखेंगे तो वो होगी ES इज इक्वल टू माइनस NS डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। यहां पर ये है नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। डियर स्टूडेंट, इनमें से इस इक्वेशन को आप कहें इक्वेशन नंबर 1 और इसे कह लें इक्वेशन नंबर 2। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करके फर्स्ट ट्रांसफॉर्मर इक्वेशन को डिटरमिन करेंगे। तो चलिए अब इन दोनों को डिवाइड करते हैं और देखते हैं कि फर्स्ट ट्रांसफॉर्मर इक्वेशन क्या आती है। डियर स्टूडेंट, अब हम डिवाइड करेंगे इक्वेशन 2 को बाय इक्वेशन नंबर 1। सो जब आपने डिवाइड किया तो आपके पास induced EMF in secondary divided by induced EMF in primary minus NS delta phi over delta t minus NP delta phi over delta t। अब यहाँ पर जो टर्म्स कैंसिल हो रही हैं वो है ये नेगेटिव साइन और ये डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। आपके पास जो रिमेनिंग फैक्टर बचेगा वो है NS ओवर NP। So this is the first transformer equation अगर आप इस ट्रांसफॉर्मर इक्वेशन में इंड्यूस्ड ईएमएफ और नंबर ऑफ टर्न्स की रेशो पर गौर करें तो ये कह रहा है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल is directly proportional to number of turns in secondary coil, and induced EMF in primary coil is also directly proportional to number of turns in primary coil। इसका मतलब ये है कि अगर आप secondary coil में number of turns increase करेंगे तो secondary coil में generate होने वाला induced EMF भी ज़्यादा होगा, और अगर आप secondary coil में number of turns कम रखेंगे तो induced EMF in secondary coil भी कम होगा। This is the first transformer equation। अब हम एक और ट्रांसफॉर्मर इक्वेशन डिराइव करेंगे और उसके लिए जो हम बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो एक आइडियल ट्रांसफॉर्मर का यूज करेंगे। वैसे तो डियर स्टूडेंट, जब प्राइमरी से सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स लिंकेज जनरेट होता है और इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड ईएमएफ के फैक्टर्स आते हैं तो कुछ ना कुछ पावर लॉसेस जरूर एग्जिस्ट करती हैं, जिसकी वजह से कोई भी ट्रांसफॉर्मर 100% एफिशिएंट नहीं होता। लेकिन क्योंकि हमने डेरिवेशन करनी है तो हमें आइडियल कंडीशन ही कंसिडर करनी पड़ेगी, और आइडियल कंडीशन में हम ये अज्यूम करेंगे कि आपके ट्रांसफार्मर को जो इनपुट पर पावर मिल रही है वो एज इट इज आपको आउटपुट पर रिसीव हो रही है। सो पावर इनपुट मस्ट बी इक्वल टू पावर आउटपुट, और पावर के लिए जो हम इक्वेशन यूज करेंगे, वैसे तो मल्टीपल उसकी इक्वेशंस हैं, लेकिन हम जो इक्वेशन यूज करेंगे वो है P इज इक्वल टू V इंटू I, और इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग इनपुट पावर, इनपुट, और ये है आउटपुट। अब इनपुट आपने किस कॉइल को दी थी? वो है प्राइमरी कॉइल। सो जब मैं अभी इसको फर्दर ट्रांसफॉर्म करूंगी तो मैं एक तो इस वोल्टेज को E के सिंबल से रिप्लेस कर लूंगी, क्योंकि हम वोल्टेज की जगह जो टर्म यूज कर रहे हैं वो है इंड्यूस्ड ईएमएफ, और इंड्यूस्ड ईएमएफ को स्मॉल ई से इंडिकेट किया जाता है। और इनपुट क्योंकि हमने प्राइमरी कॉइल को दी सो ईपी, और करंट भी आईपी से लिखेंगे, और आउटपुट हमने सेकेंडरी कॉइल के क्रॉस ली। सो आपके पास ये प्राइमरी कॉइल को दी जाने वाली इनपुट पावर और सेकेंडरी कॉइल के अक्रॉस रिसीव होने वाली आउटपुट पावर की इक्वेशन बनेगी। अब इसमें से अगर हम रेशो ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ
ES को आप इधर लाकर डिवाइड करेंगे तो IP इधर डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा। सो डियर स्टूडेंट, ये आपके पास सेकेंड ट्रांसफॉर्मर इक्वेशन है। फर्स्ट ट्रांसफॉर्मर इक्वेशन में आपने देखा था कि नंबर ऑफ टर्न्स और इंड्यूस्ड ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे। जो आपके पास सेकेंड ट्रांसफॉर्मर इक्वेशन आ रही है, इसमें अगर आप रिलेशनशिप बिटवीन इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट ऑब्जर्व करें तो ये एक इनवर्स रिलेशनशिप है कि अगर प्राइमरी कॉइल और प्राइमरी कॉइल में मौजूद इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट को आप ऑब्जर्व करें तो ये इनवर्स रिलेशन है। इसी तरह सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट में भी इनवर्स रिलेशनशिप है, जिसका मतलब यह है कि अगर सेकेंडरी कॉइल के अक्रॉस इंड्यूस्ड ईएमएफ इंक्रीज हो रही है तो उसको मिलने वाली करंट डिक्रीज हो रही होगी। सो इसको आप इसी रेशो के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी टू इंड्यूस्ड ईएमएफ इन प्राइमरी। उससे इसके रिलेशनशिप ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड करंट में कोई चेंज नहीं आएगा। जस्ट आपने इसको रिवर्स कर दिया तो इधर भी ऑब्वियसली IP ओवर IS हो जाएगा। ये दोनों सेम ही इक्वेशंस हैं, बस मैंने रेशोज को दोनों तरह से आपको लिख के दिखाया। अब आपने एक बात याद रखनी है कि नंबर ऑफ टर्न्स और इंड्यूस्ड ईएमएफ डायरेक्ट रिलेशनशिप है और इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड करंट इनका इनवर्स रिलेशनशिप है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ और देखते हैं कि किस तरह आपने इस ट्रांसफार्मर के बेसिक चीजों को यूज करते हुए दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर को बनाया। डियर स्टूडेंट, ट्रांसफार्मर की बेसिक टू टाइप्स हैं। एक कहलाती है स्टेप अप ट्रांसफार्मर और दूसरी कहलाती है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। दोनों में क्या फर्क है, उस फर्क को पहले समझ लेते हैं, फिर हम डेरिवेशन की तरफ जाएंगे। डियर स्टूडेंट, आप अगर प्राइमरी कॉइल में बनने वाली नंबर ऑफ टर्न्स को कम रखें और सेकेंडरी कॉइल की जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं उन्हें आप कंपेयर टू प्राइमरी इंक्रीज कर दें कुछ इस तरह से, तो आपके पास ये बनेगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और अगर आप याद करें तो अभी मैंने आपको ट्रांसफार्मर की इंड्यूस्ड ईएमएफ और नंबर ऑफ टर्न्स की इक्वेशन बताई थी और वो इक्वेशन थी ES ओवर EP इक्वल्स टू NS ओवर NP। अब अगर आप इस इक्वेशन और इस कंस्ट्रक्शन को देखें तो नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी आपने इंक्रीज कर दिया है एज कंपेयर टू नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। तो ये इक्वेशन आपको क्या बता रही है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी ज्यादा होगा या कम होगा, क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ और नंबर ऑफ टर्न्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। सो अगर आपने सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर दिया तो ऑब्वियसली सेकेंडरी कॉइल के अक्रॉस मिलने वाला इंड्यूस्ड ईएमएफ भी ज्यादा हो जाएगा। और जैसे ही इंड्यूस्ड ईएमएफ ज्यादा हुआ तो आपने जो सेकेंड ट्रांसफार्मर इक्वेशन पढ़ी बिटवीन इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड करंट रेशोज वो कुछ इस तरह से थी। और ये इक्वेशन आपको बता रही है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। सो इस ट्रांसफार्मर में जब नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी में ज्यादा है प्राइमरी से तो इंड्यूस्ड ईएमएफ सेकेंडरी में ज्यादा है एज कंपेयर टू प्राइमरी, तो इंड्यूस्ड करंट सेकेंडरी में क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी एज कंपेयर टू इंड्यूस्ड करंट इन प्राइमरी। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट इन सेकेंडरी आपने ऑब्जर्व किया कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में किस तरह एक फैक्टर अगर इंक्रीज होता है तो दूसरा फैक्टर डिक्रीज हो जाता है। सो अब इसको अगर आप लिखेंगे फॉर स्टेप अप ट्रांसफार्मर तो ये कुछ इस तरह से लिखा जाएगा कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। और अगर आप फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग ऑब्जर्व करें तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी becomes greater than induced EMF in primary और करंट इंड्यूस्ड जो हुई सेकेंडरी कॉइल में वो कम होगी एज कंपेयर टू प्राइमरी कॉइल। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सेकेंडरी कॉइल में अगर करंट कम हो रही है तो इंड्यूस्ड EMF उसमें ज्यादा हो रही होगी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर विच इज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या डिफरेंस है एज कंपेयर टू स्टेप अप, वो है नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। इसमें आपके पास जो सेकेंडरी कॉइल है उसकी नंबर ऑफ टर्न्स एज कंपेयर टू प्राइमरी कम होगा।
अगर नंबर ऑफ टर्न्स कम है तो फर्स्ट ट्रांसफार्मर इक्वेशन हमें ये बताती है कि सेकेंडरी कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी वो भी कम होगी एज कंपेयर टू इंड्यूस्ड ईएमएफ इन प्राइमरी। लेकिन सेकेंड ट्रांसफार्मर इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो आपके पास करंट आएगा इन सेकेंडरी कॉइल वो अब की बार क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा एज कंपेयर टू प्राइमरी कॉइल। सो अगर आप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की इक्वेशंस को लिखेंगे तो आप कुछ इस तरह लिखेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी आर लेस देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। सो अगर नंबर ऑफ टर्न्स कम है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी कम होगी एज कंपेयर टू प्राइमरी, लेकिन जो इंड्यूस्ड करंट होगा वो इंक्रीज हो जाएगा एज कंपेयर टू प्राइमरी कॉइल। डियर स्टूडेंट, ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कि किस तरह इन दोनों टाइप्स में हम इंड्यूस्ड ईएमएफ को बढ़ाकर करंट को कम करते हैं या इंड्यूस्ड ईएमएफ को कम करके करंट को बढ़ाते हैं। अब अगर मैं आपसे इसी टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछूं तो वो क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन और उसके आंसर को ऑब्जर्व करते हैं। डियर स्टूडेंट, मेरा आपसे क्वेश्चन इन दो टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर से रिलेटेड ये है, विच ट्रांसफार्मर इज प्रेफर्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन। फॉर एग्जाम्पल, पावर स्टेशन से आपने वोल्टेजेस को या करंट को ट्रांसमिट करना है किसी एरिया की तरफ और या किसी कॉलोनी की तरफ, तो एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन है। पावर स्टेशन से उस पर्टिकुलर एरिया तक एक लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करने के लिए आपको एक लॉन्ग केबल या लॉन्ग वायर कनेक्ट करनी पड़ेगी। मैंने आपसे ये पूछा कि आप स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज करेंगे या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करेंगे फॉर दिस लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन। तो आप सोचेंगे कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या हुआ था। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में अभी आपने ऑब्जर्व किया कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में इंड्यूस्ड ईएमएफ इंक्रीज हो गई और करंट कम हो गई। फिर आप सोचेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ कम हो गया और करंट ज्यादा हो गई। ये दोनों बातें दिमाग में रखते हुए अब अगर मैं आपसे कहूं, जब एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन हो रही है तो एक लॉन्ग वायर का रेजिस्टेंस भी कम होगा या ज्यादा होगा। आप जानते हैं कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। सो जितनी लॉन्ग केबल आप यूज करेंगे उतना ही उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। सो अगर एक पावर स्टेशन से आपने एक लोकल एरिया तक ट्रांसमिशन करनी है और बीच में इन्वॉल्व है एक लॉन्ग डिस्टेंस, और इस लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज। किसका रेजिस्टेंस, उस केबल का, उस वायर का जो आपने ट्रांसमिशन के लिए कनेक्ट की है। अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो जब उस केबल के थ्रू आप ट्रांसमिशन करेंगे तो ये रेजिस्टेंस जनरेट करेगा एक हीटिंग इफेक्ट इन दैट रेजिस्टेंस या इन दैट कंडक्टर। अब अगर आप हीटिंग इफेक्ट के फार्मूला को देखें तो वो ये है, H इज इक्वल टू I²R। अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ तो ऑब्वियसली हीटिंग इफेक्ट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब दूसरा जो फैक्टर है वो है करंट, जिस पर हीट डिपेंड कर रही है। अगर आप करंट को भी इंक्रीज कर देते हैं तो हीटिंग इफेक्ट क्या हो जाएगा, वो भी इंक्रीज हो जाएगा। तो आप क्या प्रेफर करेंगे कि हीटिंग इफेक्ट ज्यादा होता जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा पावर लॉसेस हों, या आप ये प्रेफर करेंगे कि हीट लॉसेस कम हो ताकि पावर लॉसेस भी कम हो। आई एम श्योर आप वो चॉइस लेंगे जिसमें पावर लॉसेस कम होंगी और हीट लॉसेस भी कम होंगी। सो हीट लॉस को कम करने के लिए हमारे पास रेजिस्टेंस को कम करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो एक लॉन्ग डिस्टेंस इन्वॉल्व है वो तो हमने कवर करना ही है, सो हमें उतनी तार लगानी पड़ेगी। लेकिन करंट को अगर हम कम कर सकते हैं तो हम उसे कम करेंगे, क्योंकि जितना करंट कम होगा उतना ही फिर हीटिंग इफेक्ट भी कम होगा।
सो कौन सा ऐसा ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप या स्टेप डाउन, जो हमें आउटपुट पर इंड्यूस्ड ईएमएफ ज्यादा देता है और करंट कम देता है? वो ट्रांसफार्मर है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। इसका मतलब है कि अगर आपने लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन करनी है तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए आप प्रेफर करेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर को। क्योंकि स्टेप अप ट्रांसफार्मर इंड्यूस्ड ईएमएफ को इंक्रीज करेगा और करंट को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा, जिसकी वजह से हीटिंग इफेक्ट भी डिक्रीज हो जाएगा। जब भी आपने लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन करनी है तो आप हीटिंग इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए करंट को मिनिमाइज करेंगे, और करंट जब मिनिमाइज करोगे आप तो इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा, एंड दिस इज पॉसिबल बाय यूजिंग स्टेप अप ट्रांसफार्मर। डियर स्टूडेंट, पावर स्टेशन से जब आप इंड्यूस्ड ईएमएफ को इंक्रीज करके ट्रांसमिट करेंगे, तो सपोज करें आपने 2000 वोल्ट्स को ट्रांसमिट किया पावर स्टेशन से किसी एरिया तक, कोई कॉलोनी है, कोई टाउन है, वहां पर आपने एक लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रांसमिशन के बाद इस एरिया तक 2000 वोल्ट को ट्रांसमिट किया। जब आपने यहाँ पर 2000 वोल्ट को ट्रांसमिट करना था तो आपने स्टेप अप ट्रांसफार्मर प्रेफर किया। अब इस एरिया तक आपने 2000 वोल्ट तो ट्रांसमिट किए, लेकिन अब आपने आगे डिफरेंट घरों में डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। जब आप डिफरेंट हाउसेस में डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो ऑब्वियसली आप इस 2000 वोल्ट को 220 वोल्ट्स के अकॉर्डिंग आगे फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जब आपने यहाँ पर फर्दर डिस्ट्रीब्यूशंस करनी है अकॉर्डिंग टू 220 वोल्ट, तो आप इस 2000 को स्टेप डाउन करेंगे, कम करेंगे। 2000 वोल्ट जब स्टेप डाउन होकर एक कम वोल्टेज में कन्वर्ट होगी तो ऑब्वियसली अब करंट क्या हो जाएगा, अब करंट इंक्रीज हो जाएगा। जब आपके घर में इनपुट वोल्टेज पहुंचता है तो वो 220 वोल्ट होता है, जो कि एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के थ्रू आ रहा होता है, और इस 220 वोल्ट के कोरस्पॉन्डिंग करंट आपको इंक्रीज होकर मिल रही होती है। ये था कि किस तरह एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन में आप एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर पहले यूज करते हैं और वोल्टेज को स्टेप अप करके आप उस लोकल एरिया ट्रांसफार्मर तक ट्रांसमिट करते हैं। फिर उस ट्रांसफार्मर से किस तरह आप फर्दर लो वोल्टेज की डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए फर्दर एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। यहाँ एक बात आपको बताती चलूं कि मोबाइल चार्जर की जो बैटरी है उससे चार्ज होने के लिए 4 to 5 वोल्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है, और आपके घर में आ रहे होते हैं 220 वोल्ट्स, जो कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज होती है। अब मोबाइल चार्जर के अंदर दो तरह की चीजें कनेक्टेड होती हैं। एक कनेक्टेड होता है डायोड, जो एसी को कन्वर्ट करता है डीसी में, और दूसरा आपके मोबाइल चार्जर के अंदर एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कनेक्टेड होता है, जो 220 वोल्ट को स्टेप डाउन करके 4 to 5 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। इसी तरह डोर बेल की रिक्वायरमेंट होती है 8 to 9 वोल्ट्स, वो भी एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के ही थ्रू आने वाले 220 वोल्ट को ट्रांसफॉर्म कर लेती है इनटू 8 to 9 वोल्टेज। आपने देखा कि किस तरह आपके इर्द गिर्द एक स्टेप अप या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ही यूज हो रहे होते हैं, और वो किस तरह आपको एक बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अब इसी ट्रांसफार्मर के अंदर मल्टीपल प्रॉब्लम्स भी एग्जिस्ट करते हैं, जो इसकी एफिशिएंसी को 100% नहीं होने देते। उनमें से 3 प्रॉब्लम्स ये हैं। एक कहलाता है फ्लक्स लिंकेज, दूसरा कहलाता है हिस्टेरेसिस लॉस, और थर्ड वन है एडी करंट्स। और ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ जाता है कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद ट्रांसफार्मर कंस्ट्रक्शन। इसमें से जो फर्स्ट वन है फ्लक्स लिंकेज, वो बड़ा सिंपल सा है। आपने ऑब्जर्व किया था कि आपके पास प्राइमरी कॉइल का फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल के साथ लिंक होता है विद द हेल्प ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर। लेकिन इस लिंकेज में भी एक प्रॉब्लम आती है, और वो ये कि सम टाइम जब प्राइमरी कॉइल से फ्लक्स मूव करता है टुवर्ड्स द सेकेंडरी कॉइल, तो कोई ना कोई फ्लक्स की जो फील्ड लाइंस हैं वो आयरन कोर से बाहर की तरफ मूव कर जाती हैं और लिंकेज में रोल प्ले नहीं करती। दिस इज कॉल्ड फ्लक्स लिंकेज लॉस,
यानी एक प्रॉपर लिंकेज नहीं हो पाता, कोई ना कोई फील्ड लाइंस जो हैं वो बाहर की तरफ मूव हो जाती हैं। दूसरा प्रॉब्लम है हमारा हिस्टेरेसिस लॉस। हिस्टेरेसिस लॉस भी रिलेटेड है विद द मटेरियल ऑफ द कोर विच इज सॉफ्ट आयरन। डियर स्टूडेंट, आपने चैप्टर नंबर 17 में पढ़ा था फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं और उनके अंदर क्या चीजें हैं जो उनको मैग्नेटाइज या डीमैग्नेटाइज करने में हेल्प प्रोवाइड करती हैं। वो चीजें या वो पोर्शंस कहलाते हैं डोमेन्स। आपके सॉफ्ट आयरन कोर के अंदर होती हैं मल्टीपल डोमेन्स जो इनिशियली रैंडमली ओरिएंटेड होती हैं। इनका कोई एक स्पेसिफिक डायरेक्शन आप नहीं ऑब्जर्व करेंगे, लेकिन जैसे ही प्राइमरी कॉइल के अंदर आने वाला फ्लक्स या उसके अंदर होने वाला चेंज इन फ्लक्स इन डोमेन्स को अलाइन करने की कोशिश करता है, तो इन डोमेन्स की अलाइनमेंट के दौरान जो इनके बीच में फ्रिक्शनल फोर्सेस होती हैं वो एक हीटिंग इफेक्ट जनरेट करती हैं। सो ये डोमेन्स जब अलाइन हो या डीमैग्नेटाइज हो, यानी मैग्नेटाइज हो या डीमैग्नेटाइज हो, तो इन डोमेन्स के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्सेस हैं उनकी वजह से हीट इफेक्ट जनरेट होगा जो एक फ्लक्स लिंकेज के लिए या ट्रांसमिशन फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ये था हिस्टेरेसिस लॉस जो कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आयरन के अंदर मौजूद डोमेन्स की अलाइनमेंट एंड डी अलाइनमेंट से लिंक्ड है। थर्ड वन है एडी करंट्स। एडी करंट्स डियर स्टूडेंट रिलेटेड है इंड्यूस्ड करंट इन कंडक्टर से रिलेटेड। सपोज करें आपके पास ये एक मेटल प्लेट है। आप जानते हैं कि मेटल्स के अंदर होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम इस मेटल प्लेट की तरफ मूव करें नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट जो कि एक जनरेट करेगा इंक्रीजिंग फ्लक्स, तो इस मेटल में मौजूद इलेक्ट्रॉन इस नॉर्थ पोल की टुवर्ड्स द मेटल मूवमेंट को अपोज करेंगे और इस अपोजिशन के लिए वो जनरेट करेंगे एक इंड्यूस्ड करंट कुछ इस तरह से। आपको कैसे पता चला कि करंट का डायरेक्शन इस तरफ होगा? उसके लिए हम अगेन हेल्प लेते हैं राइट हैंड रूल की। जब आप नॉर्थ पोल को मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स द मेटल प्लेट, तो फ्रंट साइड ऑफ द मेटल ऑब्वियसली इस नॉर्थ पोल की मूवमेंट को रिपेल करने के लिए क्या बनेगी? वो बनेगी नॉर्थ पोल और बैक साइड ऑफ द मेटल प्लेट बन जाएगी साउथ पोल। सो अब अगर आप अपने राइट हैंड के थंब को टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल ऑफ मेटल प्लेट प्लेस करें तो जो फिंगर्स का कर्ल है वो आपको इंडिकेट करेगा डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द मेटल प्लेट। सो अगर मैग्नेट मूव हुआ टुवर्ड्स द मेटल प्लेट तो इंड्यूस्ड करंट का ये डायरेक्शन होगा, और अगर मैग्नेट मूव होता है अवे फ्रॉम द मेटल प्लेट तो डिक्रीजिंग फ्लक्स की वजह से इंड्यूस्ड करंट का एक ऑपोजिट डायरेक्शन आप ऑब्जर्व करेंगे। डियर स्टूडेंट, बिल्कुल यही चीज आप ऑब्जर्व करते हैं सॉफ्ट आयरन कोर के अंदर भी, क्योंकि अगर आप प्राइमरी कॉइल के थ्रू चेंज ऑफ फ्लक्स जनरेट करते हैं तो अगर आप आयरन कोर को इस साइड से ऑब्जर्व करें तो आयरन कोर भी इस चेंज ऑफ फ्लक्स को अपोज करने के लिए अपने अंदर जनरेट करेगा करंट्स जिन्हें कहा जाता है एडी करंट्स। या तो वो करंट्स कुछ इस तरह, अगर आप इस साइड से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो होंगी एंटी क्लॉकवाइज, या फिर वो होंगी क्लॉकवाइज according to the change of flux which was generated because of the primary coil. Dear student, जब इस कोर में ये करंट्स फ्लो करती हैं तो जनरेट होता है हीटिंग इफेक्ट बिकॉज ऑफ दिस करंट फ्लो। अब इस करंट फ्लो को अगर हमने रोकना है तो उसके लिए बजाय इसके कि हम एक सॉलिड आयरन कोर यूज करें, हम कोर को लेमिनेटेड फॉर्म में यूज करते हैं और इसके लिए डिफरेंट जो हम थिन लेमिनेटेड शीट्स बनाते हैं तो हर दो शीट्स के बीच में प्लेस की जाती है एक इंसुलेटिंग शीट। अब हर दो लेयर्स के बीच में अगर एक इंसुलेटिंग शीट प्लेस की गई है तो उससे हमें क्या फायदा होगा? उससे हमें यह फायदा होगा कि जब इसमें जनरेट होंगी एडी करंट्स तो वो एक शीट से दूसरी शीट की तरफ फ्लो ही नहीं कर पाएंगी। जब वो करंट फ्लो नहीं कर पाएगी तो ऑब्वियसली उसकी वजह से हीटिंग इफेक्ट भी जनरेट नहीं होगा। सो ऐसे कोर को बोलते हैं लेमिनेटेड कोर या फिर इसे स्टेपल्ड कोर भी बोला जाता है। सो पहला था फ्लक्स लिंकेज जिसको मैक्सिमाइज करने के लिए ही हम यूज करते हैं सॉफ्ट आयरन कोर को,
लेकिन फिर भी चांसेस होते हैं कि फ्लक्स लिंकेज में कोई ना कोई लॉस आ जाए। सेकेंड है हिस्टेरेसिस लॉस, जिसमें मैंने आपको बताया फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन में डोमेन्स के बीच में मौजूद फ्रिक्शनल फोर्सेस ये लॉस जनरेट करती हैं। थर्ड था एडी करंट्स, जो अभी मैंने बताया कि सॉफ्ट आयरन कोर के अंदर इंड्यूस्ड करंट जनरेट होना स्टार्ट हो जाती है, जो उसको हीटिंग इफेक्ट देती है और पावर लॉसेस को जनरेट करती है। सो डियर स्टूडेंट, दिस वाज ऑल अबाउट ट्रांसफार्मर। आपने बड़ी डिटेल में देखा बेसिक प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग एंड टाइप्स ऑफ द ट्रांसफार्मर। दिस वाज द लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 15। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में हम शॉर्ट क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स